साल 2015 कनाडा शहर में एक कार ड्राइवर सुबह सुबह अपने पैसेंजर को पिकअप करने जा रहा था कि तभी उसे रास्ते में एक लाश दिखाई देती है। जब वो कार से उतरकर उस लाश के पास जाकर देखता है तो उसे पता चलता है कि ये लाश एक लड़की की है और उसके गर्दन पे गला दबाने का निशान साफ साफ दिखाई दे रहा था, जिसे देखकर कार ड्राइवर डर जाता है और वो तुरंत पुलिस को कॉल करके इस डेड बॉडी की सूचना देता है। पुलिस मौका वारदात पर पहुंचती है और उस लड़की की लाश का मुआयना करना शुरू कर देती है। तब पुलिस को पता चलता है कि लड़की के गले पर काफी गहरा निशान है। लड़की के शरीर पर बहुत सारे टैटू बने हुए थे, जिसे देखकर लग रहा था कि लड़की टैटू की शौकीन थी। पर यहाँ पुलिस के लिए मुसीबत ये थी कि उस लाश के पास से पुलिस को कोई ऐसी चीज नहीं मिली जिससे कि पुलिस उस लड़की या कह ले लाश की पहचान कर सके। पर हाँ, यहाँ पुलिस को लाश के पास एक बेल्ट मिलता है, जिसे देखकर ये जरूर लग रहा था कि कातिल ने इस लड़की का गला इसी बेल्ट से दबाया होगा। इसके बाद पुलिस उस लाश को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। अब यहाँ पुलिस के पास उस लाश और बेल्ट के अलावा और कोई जानकारी नहीं मिलती है। ऐसे में पुलिस के लिए सबसे ज़रूरी सवाल ये बन गया था कि आखिर ये लाश किस लड़की की है और यहाँ तक कैसे पहुँची। क्या कातिल उसका जानने वाला है या किसी अनजान व्यक्ति ने उसे अकेला पाकर उसका कत्ल किया। ये सभी सवाल पुलिस के लिए एक पहेली की तरह बने हुए थे और पुलिस ये जानती थी कि उनके लिए इस पहेली को सुलझा पाना आसान नहीं होगा। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ऐसी इंटरेस्टिंग क्राइम स्टोरी सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब बटन के बगल में बनी घंटी को दबाना ना भूलें। दोस्तों, आगे कहानी में पुलिस उस लाश की पहचान के लिए उसकी फोटो को सोशल मीडिया साइट्स पे डाल देती है और उसके कुछ पोस्टर भी आसपास के इलाकों में लगा देती है। अगले ही दिन एक लड़की पुलिस स्टेशन आती है और बोलती है कि मेरा नाम चेनी रोज है और मैं इस लड़की को पहचानती हूँ। पुलिस चेनी रोज से पूछती है कि आप इस लड़की को कैसे जानती हो, तो वो बताती है कि इसका नाम ब्रिटनी है और ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। चेनी ने आगे बताया कि 25 मार्च 2015 की रात वो और ब्रिटनी दोनों एक बार में गए थे। उस बार का नाम सेस्कटोन ग्रिल बार था। वहाँ वो दोनों शराब और सिगरेट पी रहे थे। थोड़ी देर बाद उनका लाइटर कहीं गुम हो गया, जिसकी वजह से सिगरेट जलाने के लिए ब्रिटनी ने पास में खड़े एक लड़के से लाइटर मांगा। सिगरेट पीने के बाद चेनी डांस करने के लिए डांस फ्लोर पर चली गई। जब वो वापस आई तो देखा ब्रिटनी उस लड़के के साथ काफी घुल मिल गई थी। इसके बाद ब्रिटनी ने उस लड़के के साथ नाइट आउट का प्लान बनाया और वो उसके साथ वहां से निकल गई। चेनी को भी अपने अंकल से मिलने उनके शेल्टर होम जाना था, इसलिए वो भी वहां से निकल गई। अगले दिन चेनी ने ब्रिटनी को कॉल भी किया पर उसने कॉल नहीं उठाया। जब चेनी पुलिस द्वारा सर्कुलेट की गई ब्रिटनी की फोटो देखती है तब वो उसके बारे में पता करने के लिए पुलिस स्टेशन आ जाती है। चेनी ने पुलिस को ब्रिटनी का वो फेसबुक पोस्ट भी दिखाया जिसमें दोनों साथ पार्टी करते नजर आ रहे थे। पुलिस को अब उस लड़के को ढूंढ निकालना था जिसके साथ ब्रिटनी नाइट आउट पर गई थी। इसके बाद पुलिस चेनी के बताए गए उस बार में छानबीन के लिए जाती है, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी उस लड़के का कुछ भी पता नहीं लग पा रहा था। इसी बीच जब पुलिस उस बार की सीसीटीवी फुटेज चेक करती है तो उनके होश उड़ जाते हैं। 25 मार्च की रात सीसीटीवी फुटेज में ना ही चेनी कहीं दिखाई दे रही थी और ना ही ब्रिटनी। सीसीटीवी फुटेज को देखने के बाद पुलिस अब चेनी के ऊपर शक करना शुरू कर देती है। उन्हें लगता है कि चेनी उस रात की कोई न कोई बात जरूर उनसे छुपा रही है। इसके बाद पुलिस फिर से चेनी को पूछताछ के लिए बुलाती है। पुलिस चेनी से पूछती है कि हमने उस रात की सारी सीसीटीवी फुटेज चेक की, पर तुम दोनों उस सीसीटीवी फुटेज में कहीं भी दिखाई नहीं दे रही हो। यहाँ पे चेनी अपने जवाबों से किसी तरह पुलिस को कन्विंस कर लेती है। चेनी ने अपने उस अंकल की बात भी पुलिस वालों से कराई जिससे चेनी उस रात मिलने गई थी। अब पुलिस को चेनी के पक्ष में एक गवाह भी मिल चुका था, इसलिए पुलिस चेनी की बात फिर से मान जाती है और पुलिस फिर से उस लड़के की खोज में निकल पड़ती है जिसके बारे में चेनी ने पुलिस वालों को बताया था। धीरे धीरे 2 साल बीत जाते हैं पर पुलिस को वो लड़का नहीं मिलता, और मिलता भी कैसे, जब कोई लड़का होता तब तो मिलता। जी हाँ दोस्तों, इस कहानी में किसी भी लड़के का कोई रोल था ही नहीं। ये कहानी चेनी की बनाई एक मन गढ़ंत कहानी थी, सिर्फ और सिर्फ पुलिस को गुमराह करने के लिए।
पर वो कहते हैं ना दोस्तों कि कातिल कितनी भी कोशिश कर ले अपने गुनाह को छुपाने की, पर एक दिन सच सामने आ ही जाता है। और इस केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ। 2 साल बाद एक पुलिस ऑफिसर की नज़र अचानक ब्रिटनी के उस फेसबुक पोस्ट वाली फोटो पर जा टिकती है, जिसे चेनी ने सबूत के तौर पर खुद ही पुलिस को दिया था। ये फोटो ब्रिटनी ने उस वक्त ली थी जब ये दोनों पार्टी करने के लिए जा रही थी। इस फोटो में चेनी ने जो बेल्ट पहनी थी वो सेम वही बेल्ट थी जो पुलिस को ब्रिटनी की लाश के पास से मिली थी। और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में बताया भी गया था कि ब्रिटनी के गले को उसी बेल्ट से दबाया गया था। अब जाकर पहली बार पुलिस को इस केस में चेनी के खिलाफ कोई पक्का सबूत मिला था। पुलिस चेनी को गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन लाती है और फिर उससे कड़ाई से पूछताछ करती है। अपने खिलाफ सबूतों को देखकर चेनी टूट जाती है और उस रात की सारी कहानी पुलिस को बताती है। चेनी बताती है कि 25 मार्च 2015 की रात हम दोनों पार्टी के लिए गए थे, पर सस्कटोन ग्रिल बार में नहीं बल्कि किसी दूसरे बार में। वहाँ हमने खूब शराब पी। पार्टी के दौरान हम दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। असल में दोस्तों ब्रिटनी अक्सर किसी भी टॉपिक में खुद को चेनी से ज्यादा समझदार दिखाने की कोशिश करती थी और ब्रिटनी की यही आदत चेनी को कभी भी पसंद नहीं आती थी। उस रात भी यही हुआ, पर बार में लोग बहुत ज्यादा थे और पार्टी का माहौल था, इसलिए चेनी ब्रिटनी से ज्यादा झगड़ा नहीं करती है। रात काफी हो चुकी थी। पार्टी से निकलने के बाद उन्हें कोई कैब नहीं मिलती, जिसकी वजह से वो दोनों पैदल ही अपने घर के लिए निकल पड़ती हैं। रास्ते में फिर से उनके बीच में उसी बात को लेकर बहस होने लगती है। धीरे धीरे ये बहस एक बड़े झगड़े का रूप ले लेती है और दोनों आपस में एक दूसरे को मारने पीटने लगती हैं। इसी मारपीट के दौरान चेनी गुस्से में आकर ब्रिटनी का गला अपने बेल्ट से दबा देती है। शराब का नशा इतना ज्यादा था कि उसे पता ही नहीं चला कि कब ब्रिटनी की सांसें थम गईं। जब उसे यह एहसास हुआ कि उसने अपने ही हाथों से अपने दोस्त का कत्ल कर दिया, तब वो डर कर वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद उसने लड़के वाली सारी कहानी बनाई ताकि पुलिस उस तक कभी पहुँच ही ना सके। चेनी के कबूलनामे के बाद पुलिस चेनी के खिलाफ 2nd डिग्री मर्डर का केस बनाकर उसे कोर्ट में पेश करती है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने भी माना कि ये गैर इरादतन हत्या है और इसके लिए कोर्ट ने चेनी को 7 साल की सजा सुनाई। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। गुजरात के वलसाड इलाके में पारडी नदी के पास ब्लू कार में एक महिला की लाश मिलती है। सुनसान जगह पे ये लाश कार की पिछली सीट पे मिली थी, जिसे देखकर कुछ लोगों ने पुलिस को फोन कर दिया। जब मौके पर पुलिस पहुंची तो लाश को देखकर ये भाप लिया कि मामला कत्ल का है, क्योंकि गला दबाने का निशान लाश पे साफ साफ दिख रहा था। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल ये था कि ये महिला कौन है और उसे मारकर यहाँ लाया गया या फिर यहीं उसे मारा गया। दोस्तों कहानी में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे क्राइम एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब बटन के बगल में बनी घंटी को जरूर दबाएं, ताकि जब भी हम कोई नई कहानी लेकर आएं तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। दोस्तों गुजरात का गरबा आज कौन नहीं जानता। देश के कई शहरों में इसका आयोजन नवरात्रि के समय किया जाता है, जिसमें डांडिया लेकर लोग डांस करते हैं। इसी गरबा की जानी मानी सिंगर 34 साल की वैशाली बलसारा थी, जो गुजरात के वलसाड में रहा करती थी। इनके पति हितेश म्यूजिशियन थे। हितेश और वैशाली दोनों मिलकर ही देश और विदेशों में गरबा शो में शामिल होते थे। 27 अगस्त 2022 को वो घर से कुछ काम के इरादे से गई थी। जब वैशाली घर नहीं लौटी तो हितेश ने कई बार फोन किया, लेकिन फोन बंद मिला। देर रात होने पर भी कोई जानकारी नहीं मिली। इसके बाद हितेश ने वलसाड पुलिस थाने में वैशाली के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने जांच शुरू की। अगले दिन 28 अगस्त रविवार को वलसाड के ही पारडी नदी के पास एक लावारिस कार मिली, जिसे देखकर आसपास के लोगों को कुछ शक हुआ, तो उन्होंने पुलिस को इसकी सूचना दी। मौके पर जब पुलिस पहुंची और कार का दरवाजा खोला तो पुलिस को कार की पिछली सीट पर लाश मिली। लाश के पास से पुलिस को कुछ ऐसा नहीं मिला जिससे मरने वाली महिला की पहचान हो सके, लेकिन पुलिस जब गाड़ी के नंबर प्लेट की
जांच करती है तो महिला का नाम और सारी डिटेल्स पुलिस के सामने आ जाती है, क्योंकि गाड़ी मरने वाली महिला के नाम पे ही रजिस्टर थी और जिसे देखकर पुलिस ने तुरंत पहचान लिया कि ये तो वही वैशाली है जो एक दिन पहले से लापता थी। अब वैशाली के मर्डर की गुत्थी सुलझाने के लिए पुलिस ने अपनी जांच पड़ताल शुरू की। कातिल का पता लगाने के लिए पुलिस ने आसपास के एरिया के सीसीटीवी को खंगालना शुरू किया। करीब 100 से ज्यादा सीसीटीवी की जांच के बाद पुलिस को एक बड़ा सुराग मिला। सीसीटीवी में साफ साफ देखा जा सकता था कि आखिरी बार जिंदा रहते हुए वैशाली को उसकी एक फ्रेंड बबीता कौशिक के साथ देखा गया था। इसके बाद पुलिस बबीता कौशिक की सारी जन्म कुंडली निकालती है। बबीता कौशिक की कॉल डिटेल से पता चलता है कि वैशाली के साथ बबीता भी वहीं मौजूद थी। लेकिन बबीता के बारे में जब पुलिस ने जानकारी जुटाई तो पता चला कि वो इस समय 8 महीने की प्रेग्नेंट है। उसका 10 साल का एक बेटा भी है। प्रेगनेंसी का 9वां महीना चल रहा था। ऐसे में मानवीय पहलू को देखते हुए उससे पूछताछ करना बेहद मुश्किल था और डर ये भी था कि अगर पूछताछ के दौरान हेल्थ से जुड़ी कोई दिक्कत हो गई तो पेट में पल रहे बच्चे को भी नुकसान हो सकता है। ऐसे में पुलिस ने इसका ध्यान रखते हुए एक नया और अनोखा तरीका निकाला। सबसे पहले डॉक्टर्स की एक टीम बनाई। फिर बबीता कौशिक के घर जाकर ये बताया गया कि आपकी दोस्त वैशाली का मर्डर हो चुका है। जांच में आखिरी बार आपसे बात होने की जानकारी मिली है, इसलिए आपसे कुछ जानकारी करना चाहते हैं। साथ ही पुलिस ने डॉक्टरों से भी मिलवाया ताकि बबीता को ये ना लगे कि उन्हें किसी तरह की परेशानी होगी। इस तरह बबीता को भी पुलिस पर पूरा भरोसा हो गया। फिर पुलिस ने पूछा कि आखिरी बार जब आप वैशाली से मिली तो आपको कोई संदिग्ध नजर आया था? तब बबीता ने पुलिस को उलझाने का प्रयास किया, इसलिए झूठ बोलते हुए कहा कि हाँ, आखिरी बार जब मिली थी तो वैशाली के साथ 2 और लोग थे जिनमें से एक को वो पहचान सकती है। इस पर पुलिस ने कुछ संदिग्ध लोगों के सीसीटीवी फुटेज के फोटो दिखाए। ये फोटो उन लोगों के थे जिनका वैशाली मर्डर केस से कोई लेना देना ही नहीं था। लेकिन पुलिस के इस ट्रैप में बबीता फंस गई। उसने उन दिखाए हुए फोटो में से एक को पहचान लिया और यकीन के साथ कहा कि ये वही संदिग्ध है जिसे आखिरी बार वैशाली के साथ उसने देखा था। इस तरह पुलिस का शक यकीन में बदल गया कि वैशाली मर्डर में बबीता का ही हाथ है। इसके बाद महिला पुलिस कर्मियों ने समझाते हुए उससे पूछताछ की। तब पूरी कहानी सामने आ गई। असल में मर्डर की ये पूरी कहानी 25 लाख रुपए से शुरू होती है। ये पैसे वैशाली ने बबीता को दिए थे। बबीता और वैशाली दोनों की 2 साल पहले ही दोस्ती हुई थी। ब्याज पर बबीता ने अलग अलग बार में 25 लाख रुपए उधार लिए थे, लेकिन अब वो उन पैसों को लौटा नहीं पा रही थी। इस पर वैशाली बार बार पैसे मांग रही थी। 1 हफ्ते पहले भी वैशाली ने पैसे लौटाने के लिए दबाव बनाया था। लिहाजा बबीता ने फेसबुक के जरिए 2 सुपारी किलर से संपर्क किया। दोनों सुपारी किलर से बात 8 लाख रुपए में तय हो गई। इसके बाद बबीता और वैशाली में बात हुई। बबीता ने 27 अगस्त को पैसे लौटाने की बात कही। इसके लिए उसे पुरानी और खाली पड़ी हीरे की फैक्ट्री के पास मिलने के लिए बुलाया। चालाकी दिखाते हुए बबीता खुद उस दिन स्कूटी लेकर घर से निकली, लेकिन फैक्ट्री से 2-3 किलोमीटर दूर ही उसे खड़ी कर दी। इसके बाद ऑटो लेकर वो उस जगह पर पहुंची जहां वैशाली को बुलाया था। यहाँ बबीता के साथ 2 कॉन्ट्रैक्ट किलर भी आए थे। बबीता और दोनों सुपारी किलर के आने के कुछ देर बाद वैशाली भी कार से वहां पहुंची। बबीता ने दोनों सुपारी किलर को अपना रिश्तेदार बता के वैशाली से मिलवाया। कुछ देर तक उनकी आपस में बातचीत होती रही। तभी एक सुपारी किलर वैशाली के दुपट्टे से उसका गला घोटने लगता है। वैशाली मदद के लिए बबीता की तरफ अपना हाथ बढ़ाती है, लेकिन बबीता उस पर कोई दया नहीं दिखाती। वैशाली के हत्या के बाद उसकी लाश को कार में डालकर दोनों सुपारी किलर कार लेकर पारडी नदी के पास पहुंचते हैं और सुनसान जगह देखकर गाड़ी वहीं छोड़कर भाग जाते हैं। इस पूरे खुलासे के बारे में जब वैशाली के पति हितेश को जानकारी हुई तब उन्होंने हैरानी जताई, क्योंकि उन्हें 25 लाख रुपए बबीता को दिए जाने के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। वलसाड पुलिस ने आगे जांच बढ़ाते हुए अब पंजाब से एक सुपारी किलर को भी दबोच लिया, जबकि एक अन्य किलर की तलाश की जा रही है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। हमारी कहानी आपको कैसी लगी कृपया हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। मिलते हैं फिर अगली कहानी में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।